अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ ईयरली 402 इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन कोर्स। तो लास्ट लेक्चर के अंदर आपको थोड़ा वो जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था बीजेटी की बेसिक्स के साथ, जिसके अंदर आपको कट ऑफ मोड का, लीनियर सैचुरेशन मोड का और साथ में एक्टिव मोड का, जो है एक्टिव मोड तो ये पूरा बल्कि आ रहा था, उनका आपको एक्सप्लेन किया गया था और आपको बताया गया था कि ये आईवी कर्व्स आपके पास किस तरीके से होती हैं। तो अब हम इसी पॉइंट को ना थोड़ा सा और आगे लेके चलेंगे और आपको अब कॉन्सेप्ट एक देना है डीसी लोड लाइन का। ठीक है, अब डीसी लोड लाइन के केस में क्या होता है कि जब आपके पास लेट से यहाँ पर वोल्टेज है वीसीसी है और इधर आपके पास एक रजिस्टर लगा है और आगे आपके पास बीजेटी लगा हुआ है। ठीक है, ये नीचे वाला पॉइंट लेट से हम ग्राउंड ही कर लेते हैं और इधर भी कुछ इस तरह रजिस्टर लगा है और आगे बायसिंग और सारा कुछ जो है ना मतलब अप्लाई किया जा रहा है और ये एक आरसी आपके पास ये आ गया और यहाँ पे आपने जो है ना वीसीई को और साथ में जो है ये आईसी को इनको देखना है। ठीक है, तो अब लेट से एक दफ़ा आप इसको ना बायसिंग वगैरह या किसी न किसी हिसाब से जो है ना इसको कर देते हैं ऑपरेट। तो हमारे पास ना आम तौर पे तो ये जो इस तरह की कर्व है आईसी, इसमें तमाम पॉइंट्स एक्सेसिबल हो सकते हैं कि बेस करंट अगर इतना हो जाएगा, ठीक है, ये बेस करंट की वैल्यू IB1 है। बेस करंट कौन सा है, वो यहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये आपके प्लस माइनस VBE है और ये सारा इस तरह से चल रहा है। यहाँ पे कोई वोल्टेज VBE आपने अप्लाई किया है जिसको आप बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, उससे बेस करंट और चीज़ें। तो हमारे पास क्या होता है कि बेस करंट की इन रियलिटी आप इन सारों में से कोई भी वैल्यूज़ ले सकते होते हैं। ठीक है, और उन तमाम वैल्यूज़ के लिए करंट ये हो सकता है और वोल्टेज जो मर्जी आपके पास रहे। ठीक है, आपने बेस करंट इतना दिया है तो वोल्टेज उसके हिसाब से ये वाली वोल्टेज की वैल्यू भी हो सकती है, ये इतने वाली भी वैल्यू हो सकती है, ये वाली वैल्यू भी हो सकती है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो है ना जेन्युइन है और ये एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो अब चीज़ हमारे पास क्या आती है कि लेकिन जब हम एक इस तरह का सर्किट बनाते हैं जिसमें एक आरसी रजिस्टर लगा है, तो जो VCE को जब हम यहाँ पे निकालते हैं तो जैसे हमने पहले किया था, VCE हमारे पास आता है VCC। ठीक है, और इसके क्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप आएगा माइनस IC RC हमारे पास आ गया। ठीक है, तो VCE जो ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज अब हर वैल्यू नहीं इसके अंदर इसके पास एक्सेसिबल। ठीक है, अब आप इसको समझ लें कि ये अगर आपके पास बना है VCE एक है फंक्शन ऑफ IC, तो वो आपके पास आ जाता है, ये बराबर आ गया VCC माइनस IC RC। तो अगर आप इधर IC की वैल्यू को ज़ीरो प्लेस करते हैं तो ये वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी और IC की वैल्यू को ज़ीरो प्लेस किया तो ये पॉइंट आ गया। IC की वैल्यू को आप अगर जो है काफ़ी ज़्यादा प्लेस करते हैं, लेट से IC की वैल्यू को और बढ़ाते जाते हैं, तो जैसे जैसे आप IC की वैल्यू को बढ़ाएंगे करंट को, IC की वैल्यू कैसे बढ़ेगी, आपने यहाँ से बेस करंट को चेंज कर दिया। बेस करंट आपने पहले जो है यहाँ पे इतना रखा था तो ये वैल्यू आ रही थी, फिर आपने बेस करंट को अगर बढ़ाते हैं तो उसको बढ़ाने से आपके पास IC की वैल्यू बढ़ेगी और IC की वैल्यू बढ़ने की वजह से ये ड्रॉप ज़्यादा हो जाएगा तो आपके पास VCE कम हो गया। फिर जैसे जैसे IB आपके पास बढ़ता जाता है, ठीक है, तो वैसे वैसे आपके पास जो है ना यहाँ पर से वोल्टेज कम होती जा रही है। और ये आप अगर देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन का बिहेवियर है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के हिसाब से, क्योंकि ये लीनियर एक इक्वेशन है, इसमें IC की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो ये ड्रॉप आपके पास ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसमें से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो कम होता जाएगा और एक पॉइंट आएगा जहाँ पे IC RC की वैल्यू जो है ना VCC के करीब तक पहुँच जाएगी। उस केस में आप जो है यहाँ पे सैचुरेशन पे पहुँच जाएंगे।
जो अगर आईसी की वैल्यू 0 है तो कट ऑफ के अंदर है, और ये आपके पास जो है मैक्सिमम। तो हमें पता चला कि जहाँ पे हमारे पास इस कर्व के अंदर तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ एक्सेसिबल थी, लेकिन जब आप इस तरह का एक लोड डीसी लोड लगाते हैं आरसी लगा के, तो आपके पास ये बाकी सारा हिस्सा जो है ये अभी यूजेबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही आपके आंसर आ सकते हैं। तो इस लाइन को जो है ना डीसी लोड लाइन कहा जाता है। ठीक है, डीसी लोड लाइन ऑन अ फैमिली ऑफ कोलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये आईसी तमाम वैसे वैल्यूज़ थी, लेकिन जब आपने एक रजिस्टर लगा के एक सर्किट बना दिया तो उसमें कंस्ट्रेंट आ गई जिसने रिस्पॉन्स सर्किट का सिर्फ और सिर्फ इस लाइन के ऊपर रखा और बाकी सारी चीज़ों को साइड पे मूव कर दिया। तो अब इसको हम एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। डिटरमिन वेदर और नॉट द ट्रांजिस्टर इन फिगर 4-16 इज़ इन सैचुरेशन। अच्छा, अब यहाँ पे एक है कि यहाँ पे ये एग्जांपल दिया और हमसे पूछा गया है कि जी बताएं कि ये ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम तो सबसे पहले जी अज्यूम कर लेंगे। अज्यूम क्या करना है, हमने अज्यूम करेंगे कि जी सैचुरेशन में नहीं है, तो उस केस के अंदर VBE इज़ इक्वल टू 0.7 वोल्ट्स। ये अगर यहाँ से 0.7 वोल्ट्स आ गया, इस नोड पे 0.7 है, तो IB हम निकाल सकते हैं। IB क्या आएगा हमारे पास, IB इज़ इक्वल टू VBB माइनस ये 0.7 डिवाइडेड बाय 10K। तो VBB की वैल्यू जो है वो 3 वोल्ट है। 3 में से पॉइंट ये निकाला, ये बन गया जनाब 270 माइक्रो एम्पेयर, 230 माइक्रो एम्पेयर आ गया यहाँ से IB इतना आ गया। तो IC निकालना है हमने, हमें इधर बीटा DC 50 गिवन है। तो IC मेरे ख्याल में 50 है, तो इसको 100 से अगर हम करें तो ये 23 मिली एम्पेयर बन जाना था। तो 23 को आधा कर देते हैं, ये हो गया 12.5 मिली एम्पेयर आता है। ठीक है, तो अगर यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है वो IC जो है वो 12.5 मिली एम्पेयर है, तो इसको हम आगे सॉल्व करके निकालना चाहेंगे कि VCE कितना आता है। तो VCE हमारे पास आएगा VCC 10 वोल्ट माइनस IC 12.5 टाइम्स 1K। ठीक है, तो ये क्योंकि ये किलो में है, करंट मिली में था, तो ये 12.5 ही। तो ये तो हमारे पास रिज़ल्ट आ गया जनाब -2.5 वोल्ट। पर अब चीज़ ये है कि क्या हमारे पास एक BJT के क्रॉस -2.5 वोल्ट हो सकता है? तो आंसर है कि नहीं। अगर तो यहाँ से ऑन है और उस केस में इधर कहा जाए कि जी -2.5 वोल्ट है, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो आप इसको कह सकते हैं कि जी VCE इज़ लेस देन VCE saturation 0.2 volts। देयर बाय अगर सैचुरेशन वोल्टेज से कम है तो ये सैचुरेशन वोल्टेज के बराबर हो जाता है। देयर बाय VCE इज़ इक्वल टू VCE saturation 2 वोल्ट। मतलब आपने अज्यूम किया कि सैचुरेशन में नहीं है, लेकिन एंड पे यहाँ पर से आपका जो हाइपोथेसिस था वो आपका गलत साबित हो गया। तो उसके बाद आपने जो VCE की वैल्यू को 0.2 वोल्ट जो है यहाँ पे कर दिया। तो उसके बाद कोई कहे कि जी अब एक्चुअल बताएं कि क्या करंट और चीज़ें वैल्यू आती हैं, तो अब आपको पता था, तो आपने कहना है IB और ये करंट तो वही रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 0.2 वोल्ट आपके पास आ जाता है। तो अब जब करंट निकालना है ना, ये 0.2 वोल्ट फिक्स होगा। तो IC जो पिछला निकाला था वो इनकरेक्ट था, तो IC की वैल्यू हो जाएगी ये VCC माइनस VCC माइनस VCE की वैल्यू हमें अब पता है 0.2 है, डिवाइडेड बाय 1K। तो ये हमारे पास आ जाता है 9.8
8 मिली एम्पेयर, पहले क्या आया था 12.5। ठीक है, बेस करंट उतना ही रहेगा सारा कुछ, लेकिन अब बीटा जो डीसी है ना वो आपके पास डिक्टेट नहीं करेगा, क्योंकि बीटा डीसी सिर्फ और सिर्फ वैलिड होता है एक्टिव रीजन में, सैचुरेशन रीजन में नहीं। तो ये वही सारा कुछ यहाँ पे सॉल्व किया है मैंने। जो कैलकुलेशन की थी शायद मैंने वो 12.5 निकाले थे, ये 11.5 था। ठीक है, तो वो सारा इन्होंने सॉल्व किया, सॉल्व करके पता चला कि जी ये तो कभी वैल्यू यहाँ तक पहुँच नहीं सकता, तो सैचुरेटेड में है, सैचुरेटेड में है तो सॉल्व किया 9.8 मिली एम्पेयर रिज़ल्ट आ गया। अच्छा जी, तो ट्रांजिस्टर्स को जब हमने एज एन एम्पलीफायर यूज़ करना हो तो हम उसको जो है इसी मोड के अंदर यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो डीसी लोड लाइन नहीं आपके पास एक आई हुई थी, लेट से आप इसके किसी एक वैल्यू के ऊपर इसको बायस कर देते हैं। उसके बाद जब आप यहाँ पर से जो है ना वी इनपुट वैल्यू या इसको जो है वो थोड़ा सा आपको सिग्नल इधर से प्रोवाइड करते हैं, तो वो इस डीसी लोड लाइन से मल्टीप्लाई होके बेस करंट की वैल्यू या बाकी जो है वो मल्टीप्लाई होके आउटपुट के ऊपर हमें ऐसे एन एम्पलीफायर रिस्पॉन्स हमारे पास आ जाता है। ये रिस्पॉन्स हमारे पास आता है एक्टिव रीजन के अंदर। अच्छा, तो ट्रांजिस्टर को मतलब एज एन एम्पलीफायर हम यूज़ कर सकते हैं एक्टिव रीजन में, ये सारा हमारा फोकस आगे होगा, डेप्थ में देखेंगे। और ट्रांजिस्टर को जो है एज अ स्विच भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, कि अगर कट ऑफ रीजन में है तो ये ऐसे ही है जैसे एक स्विच आपके पास ओपन है, और जब सैचुरेशन रीजन के अंदर आप लेके जाते हैं तो वो ऐसे है जैसे कि एक स्विच शॉर्ट सर्किटेड है। तो कट ऑफ के अंदर जो वोल्टेज है इसके क्रॉस वो वीसीसी आ जाती है, और जब आपने इसको सैचुरेशन में ले गए हैं तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो वीसीई सैचुरेशन के बराबर है। वीसीसी में से सब्ट्रैक्ट करके आप ये बाकी करंट भी निकाल सकते हैं, और आप ये भी निकाल सकते हैं आईबी मिनिमम, कि कितना करंट आपको मिनिमम चाहिए सैचुरेशन में आने के लिए। अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं सिस्टम, तो डिज़ाइन में आप चाह रहे हैं कि जी वीबीबी अप्लाई नहीं की तो कट ऑफ में हो, जब अप्लाई करें तो आपके पास सैचुरेशन हो। तो अब ये वोल्टेज तो लेट से आपने जी ना 5 वोल्ट की थी वो आपने डाल देनी है, आपको पता है, पर अब ये करंट इतना हो के सैचुरेशन में जाएं उसके लिए आपको रजिस्टर डिज़ाइन करना पड़ेगा या कोई और चीज़। तो उसके लिए ना ये आपको रिवर्स डायरेक्शन के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये इसी चीज़ की हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर द ट्रांजिस्टर सर्किट इन फिगर 4-24, ये वाला है। व्हाट इज़ VCE व्हेन V इनपुट इज़ इक्वल टू 0। जब V इनपुट को आप 0 वोल्ट कर देते हैं, इसके क्रॉस अगर आप कहें एज्यूम करते हैं जनाब 0.7 वोल्ट्स, तो और इधर से करंट निकालते हैं तो पता चलता है कि जी इधर हायर वोल्टेज है इधर लोअर है, करंट तो अगली डायरेक्शन में जाएगा। पर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर में तो करंट नहीं ना बेस से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता, तो इसका मतलब है कट ऑफ। ठीक है, इस केस के अंदर ये कट ऑफ के अंदर चला जाएगा, तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। और फिर VCE पूछा है उन्होंने क्या होगा, तो VCE अगर ये कट ऑफ है तो ये यहाँ से ओपन है, कुछ भी जैसे कनेक्टेड नहीं है, तो जो यहाँ पे वोल्टेज थी अब करंट भी कोई नहीं फ्लो करेगा, IC इज़ इक्वल टू 0। अब करंट अगर 0 है तो इसका मतलब है कि VCE निकालनी है ना आपने, तो VCE इज़ इक्वल टू VCC 10 वोल्ट माइनस ICRC, पर ये तो 0 है, माइनस 0 इज़ इक्वल टू 10 वोल्ट। मतलब इसके क्रॉस ड्रॉप 0 है लेकिन यही वोल्टेज इधर आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी आगे मूव करते हैं। व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ IB इज़ रिक्वायर्ड टू सैचुरेट दिस ट्रांजिस्टर इफ़ बीटा DC इज़ इक्वल टू 200 एंड नेग्लेक्टिंग VC सैचुरेशन। अच्छा, अब यहाँ पे उसने कहा है कि जी कितना करंट मिनिमम हो तो आप सैचुरेशन के अंदर पहुँच जाएंगे, तो उसमें उसने कहा कि इसको हम सैचुरेशन के लिए अब अज्यूम करते हैं, सैचुरेशन अज्यूम करते हैं, तो और उसने कहा वोल्टेज जो है ना VC सैचुरेशन वो 0 वोल्ट है, अज्यूम करेंगे जैसे शॉर्ट सर्किट ही हो। अगर ये 0 वोल्ट इसके क्रॉस है तो IC सैचुरेशन जो आपने निकालना है ना, IC सेट
वो हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा 10 माइनस 0/1, तो वो आ गया जनाब 10 मिली एम्पेयर। बीटा DC 200 है, तो IB मिनिमम जो आपको चाहिए ना, वो आपको चाहिए जनाब 10 मिली एम्पेयर डिवाइडेड बाय 200। तो ये कितना आ जाता है आपके पास, ये आ जाता है 1/20। ठीक है जी, 1/20 का मतलब है तकरीबन 550 माइक्रो एम्पेयर। 1/2 का मतलब 0.05 50 माइक्रो एम्पेयर। ठीक है, तो ये आपके पास मिनिमम हो जाएगा। अगर आपने जो है इंश्योर करना है कि सैचुरेशन में जाए वी इनपुट अप्लाई करने पे, तो इसकी वैल्यू 50 माइक्रो एम्पेयर से ज़्यादा रखें। फिर उन्होंने कहा है कि जी अगर वी इनपुट की वैल्यू 5 वोल्ट है, तो बताइए रजिस्टर RB क्या लगाएं। अब ये 5 वोल्ट है और मिनिमम आप चाह रहे हैं कि जी इतना करंट फ्लो करे, तो वी इनपुट माइनस इस केस में यहाँ पे 0.7 होगा, माइनस 0.7 वी इनपुट माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय R बाय IB मिनिमम कितना था, 50 माइक्रो इज इक्वल टू RB। ठीक है, वी इनपुट 5 था, 5 में से ये सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम, तो ये आ जाता है 4.3। 4.3 को 50 से करें मतलब कि 8.6 को जो है ना आप 100 माइक्रो से करें, तो 8.6 को 100 माइक्रो से, और किलो में करना हो तो ये मैं डिवीज़न एक तो ना जहन में करने की कोशिश कर रहा हूँ, दूसरे अल्फाज में 10 से कर लें 0.43, हाँ ये 80 ये बन जाता है जनाब 8.6 डिवाइडेड बाय 100, ये 86 बनेगा किलो ओम। लेट्स वेरीफाई 86 किलो ओम। तो यही सारा प्रोसीजर जो मैंने आपको अभी करके बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसी तरीके से ये किया जा रहा है कि 86 किलो ओम जो है ना वो हमारे पास RB मिनिमम RB मैक्सिमम की वैल्यू आ गई। तो RB की वैल्यू इससे कम होनी चाहिए ताकि IB करंट ज़्यादा हो, ताकि आप इंश्योर कर सकें कि आप सैचुरेशन के अंदर लाजमन जाते हैं। ठीक है, तो अब एप्लीकेशन जो है ट्रांजिस्टर की, इसको एज अ स्विच यूज़ किया जा सकता है कि अब जैसे आपने ये पूरा RB के हिसाब से डिज़ाइन कर लिया, लोड आपके पास यहाँ पे एक वो लगा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं कि पल्सेस अगर 0 वोल्ट इधर देंगे तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा, और जब ऑन करके यहाँ पे आप एक पल्स देंगे तो यहाँ पर से जो है ना करंट इसमें से फ़्लो करने लग जाएगा, सैचुरेशन उस केस में ये ऑन हो गया। तो आप इसको एज अ स्विच जो है ना यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ना कुछ और ये ट्रांजिस्टर्स की थोड़ी मॉडिफाइड किस्म की फॉर्म्स होती हैं, जिनमें से एक केस जिसमें क्या किया जाता है कि जो बेस है ना उसको एक्सपोज्ड रखा जाता है। जब लाइट उधर पड़ती है ना, तो लाइट की वजह से इसका जो डिप्लीशन रीजन है वहाँ पे चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस होते हैं, और वो जो चार्ज कैरियर्स हैं ना वो उनकी वजह से ना करंट यहाँ पे फ्लो करने लग जाता है। तो उस केस के अंदर जो है ना बेस के ऊपर कोई ऐसा कनेक्शन कहीं पे नहीं होता, तो लाइट की इंटेंसिटी की वजह से जो करंट फ्लो करना है ना वो बीटा DC से मल्टीप्लाई होके आपके पास कलेक्टर करंट बनाता है। तो वो इस तरह के मल्टीपल पैकेजेस के अंदर होते हैं, ये वाला हिस्सा एक्सपोज छोड़ा है ताकि लाइट उधर से आ सके, और सिंबल में इस तरह से बना देते हैं इसको। ठीक है, तो बाकी इसके अलावा जो है फ़ोटो ट्रांजिस्टर जो हमारे पास है उसको यूज़ किया जा सकता है एज आ एप्लीकेशन के अंदर जो है ना एज अ मेन स्विच यूटिलाइज उसको किया जा रहा है। अब हमारे पास ये एक सर्किट बना हुआ है, इसके अंदर जो है ना ये एक रिले कॉइल है। जब यहाँ पर से करंट फ्लो करेगा तो ये हमारे पास ऑन हो जाएगी,
जब यहाँ पर से करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये हमारे पास ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि इस सारे को कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पे फोटो ट्रांजिस्टर लगा दिया है। जब यहाँ पर लाइट आएगी, ठीक है, लाइट आएगी तो बीटा डी सी आई लैम्डा, ये मतलब लाइट की इंटेंसिटी, उसकी वजह से यहाँ पर से करंट ये काफ़ी ज़्यादा अगर होगा, ये इसको शॉर्ट करके करंट फ्लो करेगा। ये इसको जैसे ही शॉर्ट होता है तो यहाँ पर से हमारे पास जो है ना वीसीसी की वजह से ये कनेक्ट उसके साथ हो गया। वीसीसी की वजह से इधर से करंट फ्लो किया जो कि काफ़ी ज़्यादा है। वो करंट फ्लो करने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर से आप ये भी सैचुरेशन में चला जाएगा, ये सैचुरेशन में चला गया तो तकरीबन ये भी शॉर्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये 2 ट्रांजिस्टर इसलिए लगाए गए हैं कि ये जो है ना इसमें से बहुत कम करंट फ्लो करता है। ये ट्रांजिस्टर जो है ये ज़्यादा करंट फ्लो करवा सकता है। तो हम एक ट्रांजिस्टर को दूसरा ट्रांजिस्टर ऑन करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक मेन स्विच को ऑन कर रहा है, जिसने आगे जाके हो सकता है कि किसी साइड के ऊपर ना फ़ैन या कोई मोटर इस तरह की जो है ना वो आपके पास जो है इधर कनेक्टेड हो। ठीक है, तो ये उस हिसाब से जो है ना रिले की स्विचिंग करा रहा है। जब इसको ऑन कर दिया तो यहाँ से आपके पास करंट फ्लो करेगा, उस करंट फ्लो करने की वजह से ये ऑन हो गया। जैसे ही लाइट इधर से ख़त्म होगी ये कनेक्शन ओपन हो गया। ठीक है, ये कनेक्शन ओपन हो गया तो यहाँ पर से कोई वोल्टेज नहीं आ रही, तो ये कोई करंट नहीं इधर से फ्लो कर रहा, करंट नहीं फ्लो कर रहा, तो ये ओपन हो गया। तो आपके पास वो जो पंखा लगाया हुआ था वो ऑपरेट नहीं करेगा। तो ये इस तरह का है कि ये एक सिंपल सर्किट डिज़ाइन के अंदर जहाँ फोटो ट्रांजिस्टर को यूटिलाइज़ किया जा सकता है। इसी तरह ये था कि लाइट के आने पे ये ऑन होगा। एक दूसरा ये सर्किट है जो कि लाइट के जाने के ऊपर ऑन होगा। ठीक है, ये वाला। तो इसमें क्या है कि जी जब तक लाइट नहीं आई तो ये इधर से ओपन है, वीसीसी के थ्रू सारा करंट इधर से फ़्लो कर रहा था, यहाँ से इसी तरफ को रास्ता है, इधर से फ़्लो करेगा, इसको ऑन करा देगा और ये चीज़ ऑन हो गई। तो लेकिन है कि अगर लाइट यहाँ पे आएगी तो लाइट के आने के ऊपर ये शॉर्ट हो जाएगा। तो ये वाला हिस्सा जो है ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, जो करंट आ रहा था वो इस शॉर्ट सर्किट की तरफ को जाएगा, इस तरफ को नहीं उसको जाएगा। तो यहाँ पर से कोई करंट नहीं फ़्लो कर रहा, ये ओपन हो जाएगा और पंखा या जो भी चीज़ थी वो आपके पास जो है ऑफ हो गई। तो इस तरह करके जो है ना ये दोनों किस्म के लाइट एक्टिवेटेड और लाइट डीएक्टिवेटेड किस्म के जो है ना सर्किटरीज आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ और भी सर्किट के अंदर चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सिंगल पैकेज के अंदर ऑप्टो कपलर का पैकेज है। ऑप्टो कपलर में क्या किया जाता है कि जी यहाँ पर से जो आपके पास करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो उसके फ्लो करने से ये एक लाइट एमिटिंग डायोड है जो लाइट एमिट कर रहा है, और साथ एक उन्होंने जो है ना रिसीवर जो है वो लगा दिया, जो कि ना जिसको कह सकते हैं आपको लाइट डिटेक्शन जो है डायोड है, फ़ोटो रिसीवर जो है। तो इसमें क्या होता है कि जब ये लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो यहाँ पर से भी जो है ना करंट फ्लो करने लग जाता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जी ये एक तरीके से ना इन्होंने एक सिंगल पैकेज में बिल्कुल साथ साथ करके ना ऑप्टिमल तरीके से लगाए होते हैं। तो उससे क्या होता है कि जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं साथ में जो है ना ये भी ऑन हो जाता है। जैसे ही यहाँ से इसके अंदर से करंट फ्लो करवाना रोकते हैं तो यहाँ से भी करंट फ्लो करना रुक जाता है। तो फ़ायदा क्या हुआ कि आपने इस साइड और इस साइड के बीच में जो है ना गैल्वेनिक आइसोलेशन जो है ना वो आपने अचीव कर ली। ठीक है, तो अगर जो है ना आप इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में अपना मल्टीमीटर रख के चेक करते हैं तो आपको पता चलेगा कि इनके दरमियान में जो है ना बहुत हाई इम्पीडेंस है, इन्फिनिटी के करीब, क्योंकि कोई भी डायरेक्ट करंट इधर से इधर तक फ़्लो नहीं कर रहा। तो ये सर्किट्स आमतौर पे जो है ना इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं, आइसोलेशन के लिए। इसी तरह जो है आपने अगर ये नहीं यूज़ करना तो फ़ोटो ट्रांजिस्टर को भी जो है ना यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। तो ये मल्टीपल किस्म के ना पैकेजेस के अंदर ये अवेलेबल होते हैं, और बाहर से ये एक तरह के ना कम्प्लीटली कवर्ड होते हैं, और इंटरनली ये होता है ताकि सारी की सारी लाइट जो ये एमिट करे अगला डिटेक्ट कर सके। ऑफ कोर्स 100% एफिशिएंसी नहीं होती।
तो यहाँ पे हमने जो है ना ये बेसिक ट्रांजिस्टर्स का देख लिया। अभी ज़रा हम देखते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं इसी आर्गूमेंट। अच्छा जी, यहाँ पे हम आज के लेक्चर के जो सेकंड आर्गूमेंट हैं वहाँ उस पर पहुँचते हैं, जो कि है बीजेटी का डीसी बायसिंग। मतलब कि आपने अगर एक बीजेटी को इस्तेमाल करना है तो कैसे उसको बायस किया जाएगा। ये भी क्योंकि आपके पास जो है ना ये रेफरेंस बुक से ही मैं ये वाला करवा रहा हूँ, ये मेन कंटेंट में नहीं है, लेकिन ये चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए थी, तो मैं ये क्विकली आपको जो है ना इन चीज़ों का बता रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कन्वेंशनल फ्लो वर्जन 9th एडिशन चैप्टर 5 के अंदर से है। अच्छा जी, तो डीसी बायसिंग हमारे पास जो है ना ट्रांजिस्टर्स के या किसी भी एम्पलीफायर के केस में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आम तौर पे क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई ना कोई एम्पलीफायर है ना, तो उस एम्पलीफायर के अंदर हम चाहते हैं कि जिस तरह का हमारे पास इनपुट साइड के ऊपर सिग्नल का बिहेवियर हो, उसी तरह का जो है, या चलो ये पोलैरिटी ऑपोजिट हो जाए उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, पर उसी तरह की शेप जो है ना वो हमारे पास आउटपुट साइड के ऊपर भी आए। ठीक है, जो इनपुट साइड पे जो शेप है वही शेप हमारे पास आउटपुट साइड के ऊपर भी आए। तो इसलिए जो है ना हम लोग जो हैं यहाँ पे एम्पलीफायर्स को यूज़ करते हैं। मसलन आप बोल रहे हैं, आपकी आवाज़ आ रही है इस तरह से करके कुछ, तो वो उसी तरह का, अब ये मैं ख़ुद भी नहीं एक जैसी चीज़ ड्रा कर सकता, तो उसी तरह की ना मतलब कि जो चीज़ है ना वो आपके पास जो है ना पहुँचे। अगर आप इधर ये इस तरह से भेज रहे हैं और आउटपुट साइड पे डिस्टोर्ट हो जाए ना, तो फिर नहीं आपके पास सही रिस्पॉन्स आना। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमने अपने सर्किट को ऐसे बायस करना है कि एक्टिव रीजन में, क्योंकि ये एम्पलीफिकेशन होती है, तो वो एक्टिव रीजन के अंदर ही रहे। अब वो जो है कहीं ऐसे ना हो कि आपने बायसिंग ऐसे की हो, अपना जो डीसी लोड लाइन हमारे पास थी, ये साइड आपके पास VCE था और ये साइड हमारे पास था IC, तो इसमें कहीं ऐसे ना हो कि आपने इसकी जो बायसिंग है वो इस सैचुरेशन पॉइंट के बहुत करीब कर दी हो। तो सैचुरेशन पॉइंट के बहुत करीब होगी, जैसे ही थोड़ा सिग्नल आएगा वो ठक करके इधर पहुंच गया और सैचुरेट हो गया। तो सैचुरेशन के केस में आपके पास इस तरह का नॉन लीनियर बिहेवियर आएगा। सॉरी, ये है कट ऑफ के केस में, ये है सैचुरेशन के केस में इस तरीके से आपके पास ये बिहेवियर आ गया। और अगर आपने बायसिंग इसके करीब की हुई है तो उस केस में क्या होगा कि आप थोड़ा सा सिग्नल आने के ऊपर, क्योंकि सिग्नल सिमेट्रिक होता है, आप यहाँ पे भी जा सकते हैं कट ऑफ के अंदर। तो कट ऑफ या सैचुरेशन दोनों में जाने का डर होता है, तो बेहतर है कि आप ना बायसिंग बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट के ऊपर करें, ताकि आपका एम्पलीफायर जो है वो सही तरह से ऑपरेट कर सके। तो अब हमारे पास क्या है कि जनाब ये एक लेट से एक सर्किट है जिसके अंदर ना मल्टीपल पॉइंट्स अवेलेबल हैं। 220 ओम इधर लगा है, इसका मतलब है यहाँ पे कोई डीसी लोड लाइन इसकी जो है ना वो कोई इस तरह करके आ रही होगी। मैक्सिमम 10 वोल्ट है, मैक्सिमम करंट अगर देखें, खैर ये आगे आ जाएगा। तो इस तरह करके एक कोई लाइन आएगी और उसमें हमने चूज़ करना है कि कहाँ पे इसको बायस किया जाए। एक हमारे पास पॉइंट ये है कि जनाब हम 200 इस तरह से ये करें कि 200 माइक्रो एम्पेयर का करंट इधर से फ़्लो करे, बीटा 100 है तो 20 मिली एम्पेयर यहाँ से फ़्लो करेगा, जो कि यहाँ पे शो किया गया है। तो VCE जो है 5.6 वोल्ट आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास बायस पॉइंट आ गया। एक ऑप्शन है कि इसको हम थोड़ा बढ़ा दें, बढ़ा के 300 माइक्रो एम्पेयर कर दें, तो ये 3-3.5 वोल्ट के ऊपर आ गया। एक ऑप्शन है कि ये और भी ऊपर करके ना 400 माइक्रो एम्पेयर कर दिया जाए तो 1.5 वोल्ट तक आ जाए। तो अब डीसी लोड लाइन के ऊपर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये 3 पॉइंट्स की ये ऑप्शन है। तो इनमें से सबसे आइडियल पॉइंट कौन सा है? तो ये सबसे करीब, बल्कि यहाँ पे करके जो है ना सबसे आइडियल किस्म का पॉइंट होना था, ताकि आपके पास जो है ना जब वोल्टेज आके बढ़े या फिर वोल्टेज कम हो करंट का, तो उस केस में जो है ना आप सैचुरेशन या कट ऑफ में ना जा सकें। ठीक है, तो आइडियल जो पॉइंट है वो ये बीच में करके एक क्यू पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया। इस क्यू पॉइंट के केस में क्या होगा कि जब आप यहाँ पर ना एक डीसी के साथ एक एसी सोर्स भी लगा देते हैं, तो 3.7 वोल्ट के हिसाब से ये पॉइंट तो फिक्स था,
पर जब ये जो सिग्नल लगेगा ना, तो ये सिग्नल थोड़ी सी वोल्टेज लेवल को जो है ना इनपुट साइड पे बढ़ाएगा और कम करेगा, ठीक है। वो उसको बढ़ाने और कम करने की वजह से आपके पास बेस करंट की वैल्यू बढ़ेगी और कम होगी। जब बेस करंट बढ़ेगा और कम होगा तो आपके पास बीटा से मल्टीप्लाई होके जो है कलेक्टर करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी और कम होगी। जब कलेक्टर करंट की वैल्यू इसी तरीके से साइनोसॉइडली आपके पास चेंज होगी तो आप इसको लोड लाइन से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि तमाम आउटपुट्स इसी लाइन के ऊपर आनी है, और मल्टीप्लाई करके आप देखें कि जब ये इस पॉइंट पे होगा तो आपके पास वोल्टेज 1.2 वोल्ट होगी। जब ये 20 मिली एम्पेयर तक होगा तो आपके पास 5.6 वोल्ट्स होगी, और जब ये सेंटर के अंदर जो पॉइंट्स पे आएगा तो ये वैल्यू ये होगी। तो एक्चुअली इस तरह का बिहेवियर आपके पास आउटपुट पे आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे बहुत ही कम वैल्यू के साथ जो है एम्पलीफिकेशन स्टार्ट की, लेकिन आउटपुट साइड पे काफ़ी ज़्यादा आपके पास ये चीज़ आ गई। तो 300 माइक्रो एम्पेयर हमारे पास था, तो 300 माइक्रो एम्पेयर के लिए हमने कैलकुलेशन यहाँ पे कर ली कि जी कैसे आता है। फिर ICQ से मल्टीप्लाई किया, मतलब क्यू पॉइंट के लिए इसको बीटा DC से मल्टीप्लाई किया 100 से, तो 30 मिली एम्पेयर हमारे पास करंट आ गया। और फिर VCEQ को जब निकालना था तो 10 माइनस ICRC, यहाँ पे क्यू पॉइंट के हिसाब से है, तो 30 टाइम्स 220 से किया, 3.4 वोल्ट हमारे पास क्यू पॉइंट आ गया। तो इस सारे को हम इसलिए कर रहे होते हैं ताकि हमारे पास जो कंप्लीट डायनामिक रेंज है उसमें हमारे पास लीनियर ऑपरेशन रहे। लीनियर ऑपरेशन यानी कि हमारे पास जो है ना ये कहीं जो है सैचुरेशन या कट ऑफ में ना आ जाएं। और लीनियर ऑपरेशन का ये मतलब है कि जो शेप इनपुट साइड पे है वही शेप आउटपुट साइड के ऊपर सिग्नल की रहे, ठीक है। और यहाँ पे ये वही दिखाया जा रहा है कि क्यू पॉइंट के हिसाब से अगर जो है ये हम सैचुरेशन के ज़्यादा करीब हैं तो हमारे पास इस तरीके से सिग्नल आउटपुट वोल्टेज ज़ीरो हो जाएगी इस पॉइंट पे। अगर हम जो है वो ज़्यादा इसको करीब रखते हैं इसके हाई जो है कट ऑफ के, तो उस केस में हमारे पास जो है ये मैक्सिमम पॉइंट से जो है वैल्यू जो है वो डिस्टोर्ट हो जाएगी। और ये भी पॉसिबल है कि आपने इसको सेंट्रल पॉइंट पे रखा था लेकिन आपने सिग्नल इतना बड़ा प्रोवाइड किया कि वो जो है कट ऑफ के अंदर कुछ देर के लिए चले जाता है और बाकी देर तक सैचुरेशन के अंदर। तो ये भी चीज़ हमारे पास मतलब कि पॉसिबल है, जिसको हमने अवॉइड करना है। तो इसलिए ये बायसिंग और ये सारा का सारा प्रोसेस जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, डिटरमिन द क्यू पॉइंट फॉर द सर्किट इन फिगर 5-7 एंड ड्रॉ द DC लोड लाइन, फाइंड द मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ द बेस करंट फॉर लीनियर ऑपरेशन। ठीक है जी। तो अब हमारे पास क्या है कि सबसे पहले तो क्यू पॉइंट निकालना है। क्यू पॉइंट कैसे निकालेंगे? VBE को अज्यूम किया हमने जनाब 0.7। मैं यहाँ पे ना डायरेक्ट सर्किट पे ऐसे सॉल्व कराता हूँ, आप लोगों ने प्रॉपर लिख के हर स्टेप को जो है ना करना है। ये 0.7 है, ये 10 है, सब्ट्रैक्ट किया तो जनाब IBQ, ठीक है। IBQ हमारे पास जो बायसिंग की है वो हमारे पास क्या आता है जनाब 10 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 47K, 9.3 बाय 47, ठीक है। ये वैल्यू आगे जो कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है, 198 माइक्रो एम्पेयर, 198 माइक्रो एम्पेयर आ गया। बीटा DC 200 है तो उससे मल्टीप्लाई करके हम कलेक्टर करंट निकाल लेते हैं ICQ। तो ICQ हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 200 से मल्टीप्लाई करना है, 198 है, 396 हो जाएगा, 39.6 ICQ इज इक्वल टू 39.6 मिली एम्पेयर। इस वैल्यू को 200 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। फिर आगे VCE निकालना है, तो VCE Q जो हमारे पास है
वो हमारे पास क्या आएगा, ये जी 20 VCC माइनस ICRC, तो इसको कर देंगे -39.6 टाइम्स किलो में, ये मिली में था, इसको किलो में कर रहा हूँ 0.33, ठीक है। तो 39.6 को 3 पे डिवाइड कर दें, तो 3 पे डिवाइड करके बनेगा जनाब 13.2, 20 माइनस 13.2, ये करते हैं, ये बन जाएगा जनाब 6.8 वोल्ट। तो जो क्यू पॉइंट हमारे पास है वो करंट और उसकी टर्म्स में होता है, वो जनाब हो जाएगा 39.6 मिली एम्पेयर, 6.8 वोल्ट। तो जो पहला पार्ट इधर पूछा गया था वो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है, 6.8 नहीं 6.93 है, चलें कोई नहीं, वो थोड़ा सा इन्होंने एग्जैक्ट जो है उसकी प्रेसिजन के हिसाब से ले लिया। 330.3333 मैं अज्यूम कर रहा था, ये खाली 0.33 है, तो 6 पॉइंट जो है वो 93 करके आ जाता है। चलें ठीक है, तो ये हमारे पास चीज़ आ गई, तो हमने इसको जो है एवेल्यूएट यहाँ पे कर लिया। अच्छा जी, लेकिन चीज़ क्या है कि यहाँ पे काम हमारा ख़त्म नहीं हुआ, हमसे आगे पूछा गया व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ द बेस करंट फॉर लीनियर ऑपरेशन, मतलब कि बेस करंट मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम सैचुरेशन का ही डर होता है मैक्सिमम के अंदर, तो सैचुरेशन का अगर डर है तो पहले हम अज्यूम करेंगे कि जी सैचुरेशन में करंट कितना चाहिए IC, तो IC सैचुरेशन जो है हम अज्यूम करते हैं कि जी 0 वोल्ट इसके क्रॉस ड्रॉप होते हैं, तो वो बन जाएगा जनाब 20/0.33 इज इक्वल टू 60.6 मिली एम्पेयर। जब इसको 0 वोल्ट इधर सैचुरेशन में कंसिडर किया तो IC को निकाला तो वो ये आया है। तो IC सैचुरेशन अगर ये है तो IB पीक या मैक्स कह लें, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास आ जाएगा जनाब ये 60.6 डिवाइडेड बाय 200, मतलब 20 से डिवाइड अगर कर लें तो जनाब 303 माइक्रो एम्पेयर आई गेस। लेट्स वेरीफाई। तीन 303 माइक्रो एम्पेयर की वैल्यू इन्होंने थोड़ा ना डिफरेंट तरीके से किया, तो 303 माइक्रो एम्पेयर तक पहुंच सकता है। हमारे पास जो पिछली वैल्यू आई थी वो थी 198। तो अब आपने जब पीक को देखना है तो आप कहेंगे कि जनाब IB मैक्स जो उसके अंदर हो सकता है लीनियर के लिए, वो आपके पास हो जाएगा जनाब ये पीक वैल्यू 303 माइनस 198, तो ये बन जाएगा जनाब 2 माइक्रो एम्पेयर, इधर ऐड कर दिया 5, 305 में से 200 निकालें तो आ जाएगा, 305 में से 200 निकालें 105 माइक्रो एम्पेयर, 105 माइक्रो एम्पेयर इस तरह से आ गया। इन्होंने एक और तरीके से निकाला है, तो वो वाला तरीका भी ठीक ही है। इन्होंने यहाँ पे नहीं निकाला, यहाँ पे 105 माइक्रो एम्पेयर, ठीक है। वो तो मैंने ये 2-4 स्टेप्स जो हैं वो डायरेक्टली उस हिसाब से ही एक तो कर दिए। तो यहाँ पे हमारे पास पीक वैल्यू उसकी आ जाती है कि जनाब 105 माइक्रो एम्पेयर के ऊपर जाके जो है ना मसला हो जाएगा। अब वैसे जो इन्होंने बात की है वो ये है कि जी 60.6 पे सैचुरेशन का भी चांस होता है और 39.6 मिली एम्पेयर 0 पे पहुँच जाए तो कट ऑफ का भी चांस होता है। तो दोनों हमारे पास जो है ना इस केस में चांसेस हैं कि करंट बढ़ के यहाँ तक भी हो जाए, यहाँ पे भी, पर क्योंकि हम ज़्यादा करीब हैं ऊपर वाले सैचुरेशन के केस के, तो हम जो है ना पीक करंट को लिमिट करेंगे सैचुरेशन के हिसाब से, ठीक है। तो इनका डिफरेंस लेके जो है उसने किया है। दूसरे अल्फाज में क्या हो सकता है कि जब मैंने बेस करंट का किया तो मैं कह रहा हूँ कि जनाब ये अगर रेंज है ना, ये रेंज डिफ़ाइन करनी है,
तो 198 मेरे पास वैसे वैल्यू है, और जो है ये वाला जो पॉइंट है ना ये था 303 का। तो अब मैं यहाँ पर से आगे देख रहा हूँ कि जी ये 303 तक के बीच में जो फ़र्क है वो ज़्यादा है या ये 198 का ज़ीरो होने का ज़्यादा चांस है। तो क्योंकि ये ज़्यादा कम फासला जो है वो सैचुरेशन से है, तो इसलिए ये वाली जो पीक है ना ये हमारे लिए डेंजरस है। अगर एक सिमेट्रिक सिग्नल है, ठीक है, जो कि 105 माइक्रो एम्पेयर से कम बेस के ऊपर करंट जनरेट करेगा, तो इसमें से नेगेटिव इसकी जो पीक आएगी ना, इसमें से 105 आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो बनता है 93 माइक्रो एम्पेयर। मतलब कि एक सिमेट्रिक सिग्नल आपके पास 93 माइक्रो एम्पेयर से लेकर 303 माइक्रो एम्पेयर के बीच में आएगा, अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। तो जो ठीक है, आप कट ऑफ में नहीं जाएंगे, सैचुरेशन का बस डर था, उसको हमने लिमिट जो है वो कंसिडर कर दिया। तो अभी तक हम लोगों ने क्या चीज़ें देखी हैं, अपना ये जो लेक्चर हुआ था हमने इसमें देखा है कि मल्टीपल वोल्टेज सोर्सेज यूज्ड फॉर बायसिंग बीजेटी। काफ़ी सारे सोर्सेज को इस्तेमाल किया जा रहा है। इन प्रैक्टिकल सर्किट्स जो है ना हमारे पास, ये मल्टीपल वोल्टेज सोर्सेज आर नॉट ऑलवेज एन ऑप्शन। हमारे पास ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि हम इतने सारे जो है ना सोर्सेज को इस्तेमाल करें। इन सम केसेस यू मे नीड आउटपुट टू कवर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वोल्टेज रेंज। अब यहाँ पे जो बना हुआ था इसमें तो सिर्फ पॉजिटिव रेंज में है ना, आप चाह रहे हैं कि सिग्नल की आउटपुट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रेंजेस में जाए, तो ये कैसे आप इधर से कर सकते हैं, बल्कि ये इस एग्जांपल से नहीं पता चलता, ये यहाँ से, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम 20 वोल्ट और ज़ीरो के दरमियान में है, तो नेगेटिव तो है ही नहीं, तो नेगेटिव के लिए यहाँ पे नेगेटिव सप्लाईज भी लगानी पड़ेंगी, ठीक है। देयर बाय वेरियस डीसी बायसिंग मेथड्स यूटिलाइज्ड इन डिज़ाइनिंग। तो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास डीसी बायसिंग के मेथड्स होते हैं। हर बायसिंग के मेथड के अपने एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, और चॉइस ऑफ बायसिंग मेथड जो है वो एक्चुअली हमारे पास जो है ना अवेलेबल रिसोर्सेज और एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी यहाँ पे जो था ना कि हमारे पास हमने देखा कि जी बायसिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एम्पलीफायर के तौर पे जब हमने करना होता है तो बायसिंग इम्पोर्टेंट है। बायसिंग को कैसे जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाता है अगर बायसिंग सही तरीके से ना की हो, आगे कैलकुलेशन किस तरीके से हमारे पास बायसिंग के केस में आप लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर अब हमारे पास आ जाती हैं ये बायसिंग की टेक्निक्स, जिनको हम आज ही कवर करेंगे होपफुली। लेट्स सी, देखते हैं कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। पहली हमारे पास जो चीज़ है वो हमारे पास है वोल्टेज डिवाइडर बायस। अच्छा जी, इसमें क्या किया, इसमें किया ये कि जी जो बेस की साइड पे एक नहीं सप्लाई लगी थी उसको ख़त्म कर दिया, अच्छी बात है। लेकिन आपने जो है ये अच्छा काम किया कि एक ही सप्लाई आ गई, लेकिन आपने रजिस्टर भी तो इतने लगा दिए ना, ठीक है। एक पहले रजिस्टर से काम चल रहा था, अब आपने 1 2 3 4 टोटल रजिस्टर्स कर दिए, तो ये एक तरह से ना हमारे पास ड्रॉबैक इस पूरी चीज़ का ना आ जाता है यहाँ पे। तो अब लेकिन इसके अंदर क्या है कि अगर आपने जो है ना यहाँ पे बेस जो वोल्टेज निकालनी है VBE वगैरह या उनके हिसाब से सॉल्व करना है, तो अब हमें ये भी पता चला कि जी VBE तो यहाँ पे आती है, पर हमें ये वाली वोल्टेज एमीटर पे भी नहीं पता क्योंकि अब रजिस्टर लगा हुआ है। तो ये तो बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो हो गया। तो हम क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि जी बेस करंट बहुत कम है। अगर बेस करंट की वैल्यू बहुत कम है, ठीक है, तो हमारे पास जो है यहाँ से करंट अगर ज़ीरो है ना, तो हम यूँ कंसिडर करेंगे कि जी बस VCC को नज़र आ रहा है कि जी यही दो चीज़ें लगी हैं, इधर से कुछ नहीं लगा हुआ। तो आप एक वोल्टेज डिवाइडर लगा के R2/R1 + R2 करके जो है ये बेस के ऊपर वोल्टेज निकाल सकते हैं, ठीक है। जब बेस पे वोल्टेज आ गई तो और इसके क्रॉस ये 0.7 वोल्ट्स हैं, सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे एमीटर के क्रॉस वोल्टेज आ गई। जब अच्छा, अभी तक बेस करंट नहीं आपने निकाला क्योंकि वो रजिस्टर कोई नहीं, आपको नहीं पता बेस करंट कितना है। एमीटर के ऊपर वोल्टेज आपने निकाल ली, एमीटर के ऊपर वोल्टेज है, इस साइड पे ज़ीरो है, रजिस्टर लगा है, तो
तो उसको आपने जो है डिवाइड किया आर ई से, तो आपके पास जो है एमिटर करंट आ गया। अब आपको पता है कि कलेक्टर करंट और एमिटर करंट तकरीबन अप्रोक्सीमेटली बराबर होते हैं, ठीक है। तो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली बराबर क्यों होते हैं? क्योंकि बेस करंट बहुत कम होता है। तो आपने अज्यूम किया कि जी यही तकरीबन जो है कलेक्टर करंट की वैल्यू है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें पूरे में ना बेस करंट निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इस पूरे के अंदर बेस करंट नहीं आपने निकालने की ज़रूरत। तो फिर अब जो ये मीटर पे वोल्टेज पहले आ गई थी, कलेक्टर पे वोल्टेज निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, वी सी सी माइनस आई सी आर सी आई सी आई ई के अप्रोक्सीमेट करके, तो यूँ आप इस पूरे सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब ये पूरा मैंने एक तो वैसे किया था, अब मैं पूरा वैल्यूज़ के साथ दोबारा कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे बीटा डी सी जी ना आप 100 का है, तो ये सर्किट है, तो इधर कहा गया है कि जी बताएं क्या होगा। तो अब पहली क्या चीज़ है कि जी हमने निकालना है वी बी, ये है वी बी, यहाँ पे इसके क्रॉस 0.7 वोल्ट्स है, अज्यूम हम करते हैं कि जी ये सही चल रहा है। तो वी बी हमारे पास इधर से आ गया, तो वी बी की क्या वैल्यू आएगी, हम अज्यूम करते हैं कि जी यहाँ से करंट जो है ना वो बहुत ही अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो है, अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो। तो हमारे पास क्या चीज़ बनती है, ये बन जाएगा जनाब वोल्टेज डिवाइडर, 5.6 ओवर ये दोनों को ऐड कर दिया 15.6 मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो वोल्टेज आ जाएगी जिसकी वैल्यू है 3.59 वोल्ट यहाँ पे आ गए। उसमें से फिर हमने आगे 0.7 वोल्ट सब्ट्रैक्ट करने हैं, 3.59 0.7 वोल्ट उसमें से सब्ट्रैक्ट किए, तो ये बन गया जनाब 2.89 वोल्ट। यहाँ पे आगे उसको अब डिवाइड किया जनाब 560 से, तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे आई ई। तो आई ई हमारे पास क्या आ जाता है, डिवाइड करके इससे 5.16, ठीक है जी, 2.89 डिवाइडेड बाय 0.56, ठीक है, किलो में करके। तो रिज़ल्ट में भूल गया क्या आया था, 5.16 मिली एम्पेयर। ये तकरीबन हम कहते हैं कि जी आई सी भी अप्रोक्सीमेटली यही है। और इसके बाद क्या होता है कि जनाब हमने अब वी सी ई निकालना है। तो वी सी ई हमारे पास आ जाएगा जनाब 10 वोल्ट, ये है माइनस आई सी आर सी, जो कि इससे मल्टीप्लाई करके ये 5.16 वोल्ट हो जाएगा। 1 किलो ओहम 5.16 से मल्टीप्लाई हो के ये आ गया हमारे पास जनाब 5.16 वोल्ट। और पहले आपने खाली जो है ना यहाँ पे जो है वी सी सी माइनस आई सी आर सी होता था, पर अब जो ये चीज़ें जो कि एक बच्चे आप लोग जो है ना पेपरों में भी बड़ी गलतियाँ करते रहते हैं इस चीज़ की, माइनस वी ई भी होगा। अब मीटर पे भी तो वोल्टेज है ना, -2.89, क्योंकि पहले मीटर के ऊपर वोल्टेज ये ग्राउंडेड होता था। तो ये सारा आप सब्ट्रैक्ट इधर से करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा जी 1.95 वोल्ट, 1.95 वोल्ट। तो आपके पास अब जो बायसिंग के लिए जो है ना ICQ जो है वो आपके पास अवेलेबल है। बायसिंग पे कहाँ गया, VCE 1.95 वोल्ट और 5.16 मिली एम्पेयर। तो मतलब कि ये इतनी भी कोई अच्छी नहीं किसी ने बायसिंग करवाई, जो भी इस चीज़ में मतलब लगा हुआ था। तो वही सारा कुछ यहाँ पे किया गया। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास इस किस्म के सिनेरियो के अंदर
चीज़ ये है कि जी ये सारा का सारा जो हमारा सॉल्यूशन था वो सही तब होगा कि अगर हमारे पास जो है ना स्टिफ वोल्टेज डिवाइडर है। स्टिफ वोल्टेज डिवाइडर का क्या मतलब है कि जी ये वाले जो रेजिस्टर्स हैं ना, ठीक है, जो बेस के क्रॉस जो रेजिस्टेंस जो नज़र आ रही है ना वो इसके मुकाबले में 10 गुना से ज़्यादा है। मतलब कि आपको जो करंट इधर से फ़्लो कर रहा है वो बहुत कम है। दूसरे अल्फाज में जो यहाँ से करंट फ़्लो कर रहा है ना, I1 या I2 जो भी करंट गुजर रहा है, वो I2 करंट आपके पास होना चाहिए ग्रेटर देन 10 टाइम्स IB, जो कि आपको नहीं पता चल सकता जब तक कि आप सॉल्व ना करें। तो ये एक लेकिन है कि क्विक चेक है कि अगर आप सॉल्व करते हैं और आप बेस करंट उधर से निकालते हैं कलेक्टर करंट को बीटा से डिवाइड करके, तो I2 और वो करंट तकरीबन बराबर आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि गड़बड़ है। ठीक है, तो ये आप अगर अज्यूम करें कि बेस से देखने में आपको कुछ ना कुछ ट्रांजिस्टर की जो है वो रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, तो अगर तो वो रेजिस्टेंस आपके पास जो है ना वो 10 गुना R2 के मुकाबले में ज़्यादा है, तो आप इस तरह से रिलेशन लिखेंगे और कहेंगे स्टिफ है। और अगर वो उससे कम है तो आपको जो है ना ये बेस की रेजिस्टेंस भी कंसिडर करनी होगी, जो कि एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स किस्म का प्रोसेस है। आमतौर पे ये चीज़ नहीं इजीली की जा सकती। तो उस केस में जो है आर इन बेस आप निकालेंगे, वो पूरा सॉल्व करके आपको जो है ना एवेल्यूएट करना होगा। आर इन बेस यहाँ पे कहा गया है कि जी वो कैसे निकल सकती है। वो ऐसे निकल सकती है कि जी बेस के ऊपर आपके पास वोल्टेज क्या है डिवाइडेड बाय बेस करंट। तो बेस करंट आपके पास क्या आ जाता है डिवाइडेड बाय एमीटर करंट ऊपर बीटा डीसी। तो ये हमारे पास बेस रेजिस्टेंस निकालने का तरीका है। तो आपको ऐसे ही इसमें जो है ना एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस जो है ना वो करनी पड़ती हैं कि और कैलकुलेशंस करें, फिर आगे जाके देखें क्या बना। इसकी बजाय जो मैं एक प्रोसेस आपको जो सजेस्ट करूंगा, जो कि आप लोगों ने सीखा भी हुआ है, वो है वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग। ठीक है, के अंदर है वो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट का। तो आप क्या करते हैं कि इस पॉइंट से देखते हैं कि जी आपको सर्किट में क्या नज़र आ रहा है। तो इस पॉइंट से देखने पे सर्किट में जो है वो एक सिंपल इस तरह का वोल्टेज डिवाइडर और ये सर्किट नज़र आ रहा है इस तरह की। तो उसमें थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज आप निकालते हैं। वो वोल्टेज क्या होती है कि जी ओपन सर्किट वोल्टेज, इधर कुछ भी अगर कनेक्टेड नहीं है तो क्या वोल्टेज है, तो वोल्टेज डिवाइडर लगेगा R2 ओवर R1 प्लस R2 VCC। थेवेनिन वोल्टेज आ गई इधर, ठीक है, वो आप इधर लिख देंगे। दूसरा जो है आपको जो है इधर से देखने पे रेजिस्टेंस क्या नज़र आ रही है इस साइड के ऊपर, तो वो रेजिस्टेंस क्या होगी R1। उसके लिए ना आपको सप्रेस करना पड़ता है ये सप्लाईज को। इसको सप्रेस कर दिया आपने, वोल्टेज सोर्स है इसको ग्राउंड कर दिया, तो ये R1 इन पैरेलल विद R2 आपके पास आ गया। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे प्लेस करेंगे और उसके बाद जैसे आप पहले सॉल्व किया करते थे उसी तरीके से सिंपली यहाँ पे सॉल्व कर देंगे कि जी यहाँ पे भी थेवेनिन है, इधर आपके पास जो है प्लस माइनस 0.7 है। तो उसके बाद आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके सॉल्व करने में एक चीज़ जो यहाँ पे इतनी नहीं क्लियर है उसको मैं कर दूं, क्योंकि मेरे ख्याल में आप लोगों को उसमें मसला हो सकता है। जब आपने ये सारा कर दिया लेकिन अभी भी एमीटर साइड पे एक रेजिस्टर लगा हुआ है। अब वी थेवेनिन आपको पता है, लेकिन आपको ये जो है ना आर थेवेनिन भी आपको पता है, लेकिन आपको बेस करंट नहीं पता। ठीक है, बेस करंट आपको नहीं पता, बाकी चीज़ें भी नहीं आपको पता। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपने जो ये वाला हिस्सा है ना ये वी थेवेनिन से लेके ग्राउंड तक, इसके ऊपर और ग्राउंड के बाद ऑफ कोर्स आप अज्यूम करें कि जी यहाँ पे एक सप्लाई वो लगी हुई है वी थेवेनिन की। वी थेवेनिन की यहाँ पे जो है ये माइनस टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो इस तरह की एक लूप के अंदर जो है ना आप KVL लगा देंगे। उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर होगा कि जनाब ये नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं, तो माइनस वी थेवेनिन, इधर पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, प्लस
IBRB प्लस VBE प्लस IERE इज इक्वल टू 0। ठीक है, पर अब इसमें क्या है कि ये चीज़ हमें पता है, RB या R थेवेनिन जो है वो हमें पता है, VBE हमें पता है, RE हमें पता है, लेकिन IE नहीं पता और इधर IB नहीं पता। लेकिन हमें ये चीज़ तो पता है ना कि जी जो एमिटर करंट है वो हमारे पास बराबर होता है बीटा प्लस 1 IB के। तो जब ये बीटा प्लस 1 IB के बराबर होता है, वो चीज़ आप यहाँ पे प्लेस कर दें और इस रिलेशन को पूरे को सॉल्व करें तो डायरेक्ट बेस करंट आ जाएगा। बेस करंट आ जाए तो आप बाकी सारा भी उसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है ना इसकी पॉसिबिलिटी है। तो लास्ट इसमें चीज़ ये है कि जी जब आपने वोल्टेज डिवाइडर अगर PNP ट्रांजिस्टर पे करना है, PNP कैसे पता है कि ये जी P टाइप से जो एरो जा रहा है अंदर को, तो जब P टाइप के ऊपर आपने ये वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग का करना है तो होना उसी तरीके से, लेकिन अब है कि जी वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग के अंदर आपके पास एमीटर पॉजिटिव होता है और कलेक्टर जो है ना वो आपके पास नेगेटिव हो जाएगा टर्मिनल। ठीक है, कि इसके अंदर PNP में इस तरह से ये लगा हुआ है। ठीक है, तो आपने नहीं सॉरी ये तो PNP, ठीक है PNP है। तो इसमें आपने क्या करना था कि जी ये वाला जो जंक्शन है इसको तो फॉरवर्ड बायस्ड करना है, लेकिन इसको रिवर्स बायस्ड, तो ये वाली जो है ये मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। तो ये जब आपके पास इस तरीके से आ जाता है, ये मीटर है कलेक्टर है, तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको ना फ्लिप कर लेते हैं। नहीं फ्लिप नहीं, हम इसको क्या करते हैं कि जी इसको अगर हम ग्राउंड कर दें और इसकी जगह पे हम एक पॉजिटिव सप्लाई लगा दें तो फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये साथ इसके भी, क्योंकि ओवरऑल नेट डिफरेंस तो उतना ही है, तो ये सर्किट हमारे पास आ जाता है। और अगर ये सर्किट आ जाए तो इसको हम फ्लिप कर दें। ठीक है, सेंट्रल पॉइंट के अबाउट ना ये हिस्से घुमा के, इसको घुमा के पूरी तरह से ऊपर ले जाएं, ऐसे घुमा के चलें, कंसिडर कर लें 180 डिग्री रोटेट कर दें, तो हमारे पास ये इस तरीके से आ जाता है कि एमीटर ऊपर है, एरो से पता चल रहा है कि एमीटर है, नीचे कलेक्टर है। तो इधर लेकिन ख्याल क्या रखना है कि इधर भी आप VB वगैरह तो उसी तरह निकाल लेंगे, लेकिन जब भी आपने लूप निकालनी है सॉल्व करने के लिए तो वो इस डायरेक्शन में मूव करना है। VBE ये आपके पास है। ठीक है, तो इधर हम कहेंगे कि जी VEB इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट्स। तो ये सारा खैर हम आगे और इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनको देखेंगे और फिर हम एक्चुअल अपने कोर्स के टॉपिक्स पे आएंगे। ये सारा एक तरह का ना मिनी रिव्यू टाइप ही चीज़ें चल रही हैं अभी तक। तो जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आप लोग जो हैं पूछ सकते हैं।